जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएस प्री जो एग्ज़ाम 1994 में हुआ था, उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, निमेटोड्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, कि निमेटोड किस वर्ग में आते हैं। तो पहला ऑप्शन है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिक्सर। और अगला ऑप्शन है बी ब्लू ग्रीन एल्गी। तीसरा ऑप्शन है प्लांट पैरासाइट, इंसेक्ट पेस्ट। तो निमेटोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, ये वे परजीवी पदार्थ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि अपना भोजन जो दूसरे पे रह के वहाँ से अपना भोजन को खाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मतलब ये दूसरे पे मतलब डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट। जैसे मनुष्य, ये भी पैरासाइट है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि दूसरे पे पेड़ पौधों पे हम लोग निर्भर रहते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टोटल ऑक्युपाइड एरिया ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ऑक्युपाई ओनली। मतलब भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल में वनों का औसत कितना है। तो जो जितना क्षेत्रफल है उसका 33% होना चाहिए भारत में, लेकिन यहाँ पे ऐसा पूछता कि भारत में टोटल मतलब भारत में वन कितने परसेंट हैं, तो फॉरेस्ट एरिया टोटल कितना है, तब कितना। तो इसका राइट आंसर क्या होता, 21.71, 21.71 मतलब 21.71% प्रेजेंट टाइम में फॉरेस्ट है इंडिया में। लेकिन टोटल जो आपका जियोग्राफिकल एरिया है उसका कितने परसेंट होना चाहिए, 33%। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे, कौन थे। तो प्रथम कौन से थे, डॉक्टर बीपी पॉल थे। डॉक्टर बीपी पॉल क्या थे, एक रोज ब्रीडर थे, जो कि 1960 ईस्वी में इनको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स इन सिचुएटेड एट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च फॉर नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, ये लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एप्पल कैन सक्सेसफुली बी एट दी फॉलोइंग एलिवेशन। तो सेब की सफलतापूर्वक खेती निम्न ऊंचाई पर हो सकती है। तो जो समुद्र तल है वहाँ से 2000 मीटर की ऊंचाई तक सेब की खेती आसानी से कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द सक्सेसफुल सब ट्रॉपिकल वैरायटी ऑफ पीच। मैदानों के ठंडे प्रदेशों में सफलतापूर्वक उगाई जाने वाली आड़ू यानी कि जो पीच होता है उसकी प्रजाति कौन सी है। तो वो प्रजाति क्या है, उसका नाम है अल्बर्टा। अल्बर्टा जो प्रजाति है ये मैदानी क्षेत्रों में ठंडे प्रदेशों में सफलतापूर्वक उगाई जाती है। आंसर बी ऑप्शन सही होगा। तो पीच विश्व की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। इसके फल बड़े आकार या अंडाकार छिलका पीला लाल रंग का होता है, अतः डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त जाती है। यह अच्छी उपज देने वाली प्रजाति भी मानी जाती है, जो कि अल्बर्टा के बारे में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, द फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन इन एमाइड फॉर्म। तो एमाइड फॉर्म में नाइट्रोजन किस में पाई जाती है, यूरिया में पाई जाती है। तो इसका यूरिया ऑप्शन ए ऑप्शन सही होगा। और यूरिया का कौन सा फर्टिलाइजर है, ये कार्बनिक फर्टिलाइजर है, जिसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेवर द कैनाल बैंक्स सॉइल बिकम। मतलब जो नहर होती है उसके जो किनारे जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं वो
उनका नेचर कैसा होता है, तो उनका नेचर कैसा होता है, वो क्षारीय होती है क्योंकि उसमें साल्ट अधिक होती है नहर में। वो साल्ट नहर के किनारे जो पानी लगा होता है उसमें जमा हो जाते हैं, तो जो मिट्टी होती है वो क्षारीय प्रकृति की हो जाती है, जिसको एल्कलाइन सॉइल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ लीव आग, पत्तियों के क्या काम है। तो पत्तियों का क्या काम है, टू सिंथेसाइज फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और अगला ऑप्शन है बी ऑप्शन, इंटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन। तो देखो सही है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दोनों पत्तियां सूर्य की रोशनी में ही प्रकाश संश्लेषण करती है और अपना भोजन बनाती हैं। ठीक, दूसरा ऑप्शन कहता है कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, जिससे श्वसन क्रिया पूर्ण हो। देखो पत्तियां जो होती हैं वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं लेती हैं, ऑक्सीजन को छोड़ती हैं और CO2 को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा, ना कि सी। मनुष्य क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है एजोटोबैक्टर इज यूजफुल इन फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इन। एजोटोबैक्टर निम्न फसलों से हवा से नाइट्रोजन लेने में उपयोगी है। तो कैसी फसलों के लिए, देखो जो लेगुमिनस क्रॉप होती है उसके लिए क्या होता है, राइजोबियम, लेगुमिनम सैगम। और जो एजोटोबैक्टर होता है वो क्या, नॉन लेगुमिनस क्रॉप, जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, उसके लिए एजोटोबैक्टर यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर नॉन लेगुमिनस क्रॉप किसमें, ए ऑप्शन में सही है। और जो लेगुमिनस क्रॉप होती है वो दलहनी फसलों के लिए उपयोगी होती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल। उत्पादन की लागत को न्यूनतम किस अर्थशास्त्र सिद्धांत का प्रयोग करके किया जाता है। तो कौन सा है, तो पहला है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, मतलब उत्पत्ति ह्रास का नियम, ये तो नहीं होता है। लॉ ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी नहीं होता है। कॉस्ट प्रिंसिपल, लागत का सिद्धांत, ये भी नहीं होता है। प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन, लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत, हाँ इसका डी ऑप्शन सही है। नहीं, एक मिनट, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग इकोनॉमिक प्रिंसिपल। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा, उत्पत्ति ह्रास का नियम। उत्पत्ति ह्रास का नियम क्या बताता है, एक किसानों को बताता है कि किसान जो होते हैं उनको एक विशेष सिस्टम के अंतर्गत आप उसको अपनाकर साधन का प्रयोग करते हैं और आय व्यय करते हैं। उत्पादन जितना उतना ही मिलेगा जितना, जैसे किसान जो हैं तो कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे करें, ये उत्पत्ति ह्रास का नियम बताता है। अगला क्वेश्चन है द मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ। तो अधिकतर पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्न में से किस रूप में प्राप्त करते हैं। तो देखो अधिकतर की बात किया गया है तो नाइट्रेट फॉर्म में लेते हैं, लेकिन यूरिया किस फॉर्म में लेते हैं, नाइट्रेट एंड एमाइड दोनों फॉर्म में पौधे एडॉप्ट करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, तो जिंक है। बाकी जो आपका कैल्शियम, NPK, जो कैल्शियम, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। मैक्रो मतलब बृहद पोषक तत्व। व्हिच ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए किस हार्मोन्स का यूज करते हैं, तो GA3 का यानी कि जिब्रेलिक एसिड का यूज करते हैं। और 2,4-D एक हर्बिसाइड है, बट इसका जो कम डोज पौधों में यूज करेंगे तो एक हार्मोन्स हो जाता है, हार्मोन्स की तरह यूज करता है। साइटोकाइनिन जो होता है सेल डिवीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है
टेंजेलो, टेंजेलो इज क्रॉस बिटवीन, तो ये किसका क्रॉस है? तो क्रॉस किसका है? ये टेंजरिन एंड ग्रेप फ्रूट का क्रॉस से बनी है वैरायटी जिसका नाम है टेंजेलो। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच इज दी वैरायटी ऑफ ब्रिंजल, इसमें ब्रिंजल की कौन सी वैरायटी है? तो ब्रिंजल की वैरायटी कौन सी है? पूसा क्रांति, पूसा क्रांति कौन? बी ऑप्शन सही है। और जो पूसा गोभी है वो टोमेटो की वैरायटी है, पूसा चैत की लौकी की है, ठीक। और ब्रिंजल को कहाँ से निकाली गई वैरायटी है? IARI, मतलब इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि दिल्ली में स्थापित है, वहाँ से इसकी वैरायटी रिलीज की गई है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेनी सीजन वुडन ड्रॉज मेड ऑफ प्ले ऑफ सॉफ्ट वुड जनरली सोयल ऑफ ड्यू टू, वर्षा ऋतु में प्लाई या कच्ची लकड़ी के जो बने दरवाजे होते हैं वो फूल जाते हैं, किस वजह से? तो किस वजह से फूलते हैं? क्योंकि उसमें इम्बिबेशन होता है, इम्बिबेशन मतलब अवशोषण होता है, बाहरी पानी अवशोषित करता है तो वो ऑटोमेटिक फूल जाएंगे। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, इम्बिबेशन। डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स काज जनरली येलोइंग एंड पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो किस पोषक तत्व की कमी से पौधे पीले हो जाते हैं तथा वृद्धि कम हो जाती है? तो नाइट्रोजन की कमी से पौधे पीले होते हैं, और फास्फोरस की कमी होगी तो पौधे कैसे होंगे? पत्तियाँ एकदम डार्क ग्रीन हो जाती हैं। तो हालांकि हमने डिफिशिएंसी जितना भी न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट न्यूट्रिएंट हमने आपको पढ़ा दिए हैं PPT के माध्यम से, उसको आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत अच्छे से वहाँ पे कवर है और प्लेलिस्ट बनी है प्लांट न्यूट्रिएंट्स के नाम से, उसको देख लीजिएगा। The plants growing in steady place adopt the missile by having following modification for more efficient carbon assimilation, तो जो छायादार स्थान पे उगने वाले जो पौधे होते हैं वो निम्न क्रिया द्वारा अधिक भोजन बनाने की चेष्टा रखते हैं। कैसी चेष्टा रखते हैं? देखो ये आपने देखोगा जो छाया में पौधे होते हैं उनकी पत्तियाँ जो होती हैं ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं, ठीक। तो अगला आपने क्या है कि पत्तियाँ कम चौड़ी होती है, छाया में पत्तियाँ कम चौड़ी हो ही नहीं सकती, पत्तियाँ ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं। तने को कांटे में बदल देते हैं, तने को कांटे में नहीं बदलेंगे, तने के कांटे में तभी बदलेंगी जब वहाँ पे अधिक सूखा हो। जैसे कि राजस्थान में क्या होता है कि पत्तियाँ जो होती है वो कांटे का रूप ले लेती है, जैसे कि नागफनी, ठीक। पत्तियों को चमड़े के समान मोटी तो मोटी पत्तियाँ नहीं करेंगी। जब जो पत्तियाँ आपने देखा होगा फील्ड पे, तो जो जहाँ धूप लगती है वहाँ की पत्तियाँ मोटी होंगी, लेकिन जहाँ पे छाया होगी वहाँ की पत्तियाँ पतली होती है। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा, पत्तियाँ चौड़ी करके। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव सो फेयर बीन फाउंड एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, मतलब अभी तक कितने पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक हैं? तो ये पेपर 1994 का था। उस टाइम 16 पोषक तत्व पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक थे, लेकिन 2010 में जो निकल पोषक तत्व था उसको आवश्यक पोषक तत्व में 2010 में उसको कंसिडर कर दिया गया है, क्योंकि उसकी खोज तो 1987 में हुई थी एक पोषक तत्व के रूप में, और जिसको जो आवश्यक पोषक तत्व के रूप में इसको 2010 में शामिल किया गया है। तो आज के समय में क्वेश्चन आ जाए, यही सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, तो उसका राइट आंसर 17 होगा, ना कि 16। 16 पहले था 2010 के पहले, बट क्योंकि पेपर 2094 का है, 1994 का है, तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो बताना है। तो कुफरी बादशाह जो है किस्म है, तो कुफरी बादशाह किस्म कुफरी बादशाह इज लेट रेसिस्टेंट वैरायटी ऑफ पोटैटो, तो कुफरी बादशाह आलू की झुलसा रोधक किस्म है। हाँ, ये एकदम राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि कुफरी बादशाह जो होती है वो चाहे अगेती झुलसा हो चाहे पछेती झुलसा हो, उसके प्रति वो रेसिस्टेंट है। उसका मतलब झुलसा का प्रभाव उस वैरायटी पे नहीं पड़ेगा। तो इसका अब इसमें एक ही पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। और कुफरी बादशाह की खासियत क्या है? ये सबसे शॉर्ट दिन में सबसे कम समय में पक के तैयार होती है। ये 90 से सबसे कम समय में तो नहीं कह सकते, लेकिन ये 90 से 100 दिन में, यानी कि 2 महीने 3 महीने के अंदर पक के तैयार हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड 1996। 1960 ईस्वी में कौन से कृषि की एक विश्वविद्यालय था, कृषि विश्वविद्यालय, जो की स्थापना हुआ था? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था, उस टाइम तो नाम था उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से था, जो कि प्रेजेंट टाइम वो पंतनगर में है। तो आज उसका नाम चेंज हो गया है, उसका नाम क्या है? गोविंद बल्लभ कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि नैनीताल में पड़ता है, उत्तराखंड राज्य में। और आपका जो इंडियन यूएटी है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पपाया फ्रूट आर रिच इन द फॉलोइंग। पपीते में किस विटामिन के महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा पाया जाता है? तो पपीता जो होता है, इसको कैरिका पपाया के नाम से जानते हैं, उसमें सबसे अधिक विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाई जाती है? बायोविटास चेरी में। हालांकि सबसे अधिक तो पाई जाती है कामू कामू में, फिर बायोविटास चेरी में, फिर आंवला में। वो डिपेंड करता है ऑप्शन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि शुगर बेबी इज दी वैरायटी ऑफ। शुगर बेबी किसकी वैरायटी है? तो यहाँ किसकी वैरायटी है? ये तरबूज की, वाटरमेलन की वैरायटी है। लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि मस्क मिलन है कि वाटरमेलन। तो शुगर बेबी जो है वो तरबूज की वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है, द कल्टिवेटेड मस्क मिलन आर मोस्टली। खरबूजे की अधिकांश किस्में किस वर्ष में की होती हैं? किस्में किस वर्ष की होती हैं? तो वर्ष ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो इंग्लिश में सही दिया है कि द कल्टिवेटेड मस्कमेलन आर मोस्टली, तो जो खरबूजा जो होता है उसको हम कल्टिवेटेड कहाँ करते हैं? तो एंड्रोमोनोसियस जो खरबूजा होता है उसकी सर्वाधिक हम खेती करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा है? एप्पल रोज एप्पल पियर लोकार्ड बिलोंग टू द फैमिली रोजेसी। ये तो सही है, एप्पल की भी फैमिली रोजेसी है। एप्पल पियर पीच प्लम लोकार्ड, इन सभी की फैमिली रोजेसी है। बी ऑप्शन क्या दिया है? मैंगो गुआवा पपाया बिलोंग टू फैमिली एनाकार्डियसी। मैंगो की फैमिली एनाकार्डियसी है, बट गुआवा पपाया की फैमिली एनाकार्डियसी नहीं है। पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल पी बिलोंग टू फैमिली सोलेनेसी। तो पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल और सोलेनेसी है, बट लेकिन जो पी होती है वो लेगुमिनेसी की है। बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। पीच बिलोंग टू फैमिली लेगुमिनेसी। पीच लेगुमिनेसी नहीं है, बल्कि पीच किसकी है? ओजेसी की है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न इज अप्लाइड व्हेन। समान सीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाया जाता है जब, कब लगाया जाता है? जब साधन सीमित होना चाहिए। तो साधन सीमित कब होंगे? तो इसका राइट आंसर साधन सीमित, हाँ डी ऑप्शन सही है। दी रिसोर्स आर लिमिटेड, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। हाँ यहाँ पे दिया है, प्रायः किसानों के पास पूंजी या साधन सीमित होते हैं, इसलिए कृषकों को यह देखना पड़ता है कि इन सीमित साधनों को विभिन्न फसलों पर किस प्रकार और कितना लगाएं कि उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्ति हो सके। अगला क्वेश्चन है, डू दी टीसी एंड मतलब टोटल कास्ट एंड दी वेरिएबल कास्ट इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग इन द आउटपुट। जब टोटल कास्ट में बढ़ता है तो उसके साथ साथ वेरिएबल कास्ट भी इंक्रीज होता है, तो उस टाइम क्या होगा? तो क्या होगा उस टाइम? इंक्रीज टोटल आउटपुट। जब टोटल कास्ट बढ़ेगा, वेरिएबल कास्ट भी बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ आउटपुट भी अधिकतम होगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। यस, सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप इज इंट्रोड्यूस्ड। जब फसल की नई किस्म या नई प्रजाति की संस्तुति की जाती है, यानी कि जब फसल की नई प्रजाति को अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो क्या होता है? तो क्या होता है? आंशिक बजट। उसके लिए क्या, कौन सा बजट चाहिए? यहाँ पे बजट की बात की गई है। ऑप्शन में पार्शियल बजटिंग इज रिक्वायर्ड, फुल बजटिंग इज मस्ट, नो बजटिंग इज नीडेड, ओनली प्लानिंग इज नीडेड। तो इसका आंशिक बजट एक बनाना चाहिए कि हमें जब वैरायटी को
इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका कितना खर्चा आएगा, और जब उगाएंगे तो उसमें कितनी लागत आएगी, उस हिसाब से एक मोटा मोटा बना लेते हैं कि इतना खर्चा लगेगा। तो इसको बोलते हैं आंशिक बजट, यानी कि पार्शियल बजटिंग इज रिक्वायर्ड होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैलेंडर ऑफ ऑपरेशंस। संचालन कार्य का वार्षिक तिथि पत्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल योजना तैयार करना पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है उत्पादन का खर्च निकालने के लिए। उत्पादन का खर्च निकालने के लिए हमने कैलेंडर का यूज नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। टू एसेस द नीड ऑफ ह्यूमन एंड ब्लड पावर। हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है। इसका दिया मनुष्य तथा बैलों के परिश्रम की आवश्यकता का आकलन। हाँ, इसका ऐसा क्यों सही होगा? क्योंकि मान लीजिए आपके पास उसका कैलेंडर इस तरह से बनाइए ताकि साल वर्ष भर आपको मतलब जो बैल हैं आपके खेती में शामिल हो सके। पता चला कि ऐसा बना दिए कि एक महीने के अंदर बहुत ही काम हो गया, फिर बाकी बैल खाली, उनका कोई काम ही यूज ही नहीं है। तो इस हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे दिया भी है विभिन्न फसलों के कृषि कार्यों में किस महीने में कितनी मानव श्रम या मानव तथा बैलों की श्रम की जरूरत होगी, इसका लेखा जोखा तैयार कर लेना चाहिए। ऐसे फसल चक्र को अपनाना चाहिए जिससे कृषक तथा उसके परिवार को अधिक कार्य मिल सके, बैलों का श्रम तथा मशीनरी का अच्छा उपयोग हो सके। उस हिसाब से हम आपको फसल चक्र बनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द फार्म प्लान वुड बी बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फार्म योजना उत्पादन के विभिन्न कारकों की तथा कार्यक्षमता की उपलब्धि पर निर्भर करती है। तो किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है? ट्रू, फॉल्स, पार्शियल ट्रू, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं, तो ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऐसे नहीं बता सकते हम कि फार्म योजना उत्पादन के विभिन्न कारकों की तथा कार्यक्षमता की उपलब्धि निर्भर करती किस पे करती है, पता नहीं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है फार्म बजट इज अ टूल ऑफ फार्म मैनेजमेंट एनालिसिस। कार्य जो फार्म आय व्यय है तो वह पत्र है, वो कैसा पत्र है जिससे फार्म प्रबंध के विश्लेषण के लिए यानी कि एनालिसिस के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? फार्म बजट इज अ टूल ऑफ फार्म मैनेजमेंट एनालिसिस। एकदम सही है, इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है एक्सटेंशन वर्कर शुड बी वेल वर्स्ड विथ इकोनॉमिक प्रिंसिपल। प्रसार कार्यकर्ता को अर्थशास्त्र के सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक। तो क्यों आवश्यक है? क्योंकि एक्सटेंशन के बिना हम व्यापारिक जो उसको हम बिजनेस पॉइंट का व्यू से परामर्श नहीं दे सकते हैं। एक्सटेंशन वर्कर ही बताता है आपको कि कौन सी फसल कैसे उगाएं, क्योंकि देखो साइंटिस्ट और किसान के बीच में जो वार्तालाप होता है वो एक्सटेंशन एजुकेशन ही, जो एक्सटेंशन वर्कर है वही किसान की बात साइंटिस्ट तक पहुंचाता है और साइंटिस्ट की बात किसानों तक पहुंचाता है। वही एक्सटेंशन वर्कर ही बताता है कि कौन सी फसल लगाएं ताकि उससे अधिक मार्केट में मूल्य प्राप्त हो सके। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। सब्सटेंस फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय। निर्धारित खेती की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता क्या है? एनफ सरप्लस फॉर सेल। बाजार में बिक्री के लिए काफ़ी अधिशेष प्राप्त होता है। डिक्रीज सेल्स, विपत्तिकालीन बिक्री की जाती है। अधिक संख्या में मजदूर लगाए जाते हैं। अगला ऑप्शन है चौथा, पर्याप्त साधन उपलब्ध होता है। देखो सब्सटेंस जो फार्मिंग होती है क्या काम होता है उसका, कि जब विपत्ति आती है विपत्तिकालीन, उस टाइम उसकी बिक्री की जा सके। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है मिक्स्ड फार्मिंग इज व्हेन। तो मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है कि जब देखो मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग अंतर होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है? दो फसलों को
बीज जो होते हैं उनको आपस में मिला लिया, उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दी या फिर किसी मशीन के द्वारा उसकी सोइंग कर दी, वो क्या हुआ, मिक्स्ड क्रॉपिंग। और मिक्स्ड फार्मिंग क्या है कि एग्रीकल्चर खेती के साथ साथ कृषि से अन्य जो व्यवसाय होती हैं उनका जो उत्पादन होता है वो 50-50% हो। जैसे कि आपका खेती है और खेती के साथ साथ पशुपालन है, तो 50% आय हमारी खेती से आए और 50% ही पशुपालन से आए, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये ऑप्शन सही होगा। क्रॉप प्रोडक्शन इज कम्बाइंड विथ लाइव स्टॉक इंटरप्राइज एंड 50% इनकम इज फॉर बोथ, मतलब दोनों से 50-50% होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन विच इंडिया आर इज डिवाइडेड आर, मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है वो कितने भागों में डिवाइड किए गए हैं। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है इंडिया में वो 15 भागों में बांटे गए हैं, और जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो 20 भागों में डिवाइड किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में एग्रो क्लाइमेटिकल जोन कितने हैं, 9 है, यानी कि 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन उत्तर प्रदेश में हैं। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ फार्म इज मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल इट इज कॉल्ड, जब फार्म का प्रबंध जब सरकारी अफसर के द्वारा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राजकीय फार्मिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पहला है पीजेंट फार्मिंग, ठीक, मतलब काश्तकारी खेती। जब किसान अपनी खेती पर स्वयं कृषि करते हैं तो उसको काश्तकारी खेती कहते हैं। और जब कोई कंपनी किसी भूमि पर खेती करने आती है तो उसको पूंजीगत खेती कहते हैं। और जब कई किसान मिलके एक समूह बना के खेती करते हैं, फिर उसका हिस्सा सब लोग आपस में जितना जो शेयर किया है उस हिसाब से डिवाइड करते हैं, उसको सामूहिक खेती बोलते हैं। और जब कोई गवर्नमेंट के अंतर्गत कोई खेती करती है उसको राजकीय फार्मिंग कहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है राजकीय फार्मिंग का परीक्षण फार्म में प्रदर्शन, मतलब उस प्रदर्शन का दिखाते हैं और इसका व्यवस्था जो है वो गवर्नमेंट करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है फार्म पर इस प्रकार की खेती परीक्षण फार्म तथा प्रदर्शन फार्म पर सरकारी अफसरों द्वारा किया जाता है, जिसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हेन द डिप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट्स इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द फर्स्ट कॉस्ट बाय इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इट इज कॉल्ड, जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके पहले मूल्य को उसके जीवन काल से भाग देकर करना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सीधी रेखा विधि, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा उसको गणना करते हैं। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे फार्मूला दिया है तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन सही है। मतलब यह जो इस ट्रांसफ़र एवं न्यूनतम लागत जो होती है वो उसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है। और जब कीमत का अनुपात होता है तो वह कुछ नहीं किया जा सकता है। जहाँ कीमत का अनुपात होता है तो वहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ पे देखिए इसका डिस्क्राइब किया है। यह नियम क्रियाओं के स्थानांतरण तथा एवं न्यूनतम लागत सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ जहाँ कीमत का अनुपात होता है अतः कुछ नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, इसको आप समझ जाइएगा क्योंकि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है द ट्रस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, द ट्रस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द 8th प्लान, मतलब जो पंचवर्षीय योजना थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य काम क्या था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कृषि कार्यक्रमों में किस फसलों के उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया था। तो जो तीसरी पंचवर्षीय था उसमें किस फसलों को बढ़ाने को बल दिया गया था, गेहूं एंड चावल का। और जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें किसका किया गया था, वो दलहन तिलहन एंड सब्जी का। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं इंक्रीजिंग चावल, तो चावल के लिए और गेहूं के लिए क्या थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड फ्रूट्स वेजिटेबल एंड पल्स, इसके लिए कौन सी योजना चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही है।
अगला क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ फॉलोइंग 1 ईयर क्रॉप रोटेशन मेज पोटैटो ओनियन। तो इसकी देखो एक वर्ष का फसल चक्र है और फसलों की संख्या कितनी है 3। फसलों की संख्या कितनी है 3, मेज पोटैटो ओनियन। तो फार्मूला इसका क्या होता है, फसलों की संख्या बटे फसल वर्ष में लगा समय, फसल चक्र में लगा समय। तो फसलों की संख्या 3 है, फसल चक्र में 1 वर्ष लगा है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। यूपी 319 इस वैरायटी आप, तो यूपी 319 किसकी है, गेहूं की वैरायटी है। और यह वैरायटी उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा के लिए उगाई जाती है और यह रोटी बनाने में बहुत उपयोगी मानी जाती है। और यह वैरायटी की विशेषता क्या है, रस्ट के प्रति रेसिस्टेंट होती है। अगला क्वेश्चन है व्हिच वैरायटी ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू ऑयल सीड, कि इसमें से कौन सी वैरायटी ऑयल सीड से रिलेटेड है। तो वरना वैरायटी जो है ये मस्टर्ड की है जो कि ऑयल सीड से रिलेटेड है। और यह जो वैरायटी है ये लेट सोइंग वैरायटी है, मतलब लेट सोइंग नहीं, मतलब कि अधिक समय में पक्के तैयार होती है, यानी कि 125 से 130 दिन में पक्के तैयार होती है। इसकी उपज 18 से 25 कुंटल होती है, इसमें तेल 42% होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और यह वैरायटी कहाँ से निकली है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से इसकी वैरायटी रिलीज की गई थी। और जनक जो वैरायटी है गेहूं की वैरायटी है, जनक। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर ग्रीन मैन्योरिंग इन इंडिया। ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप के लिए सबसे अधिक किस फसल की खेती करते हैं, तो ढैंचा की करते हैं। जबकि ग्रीन मैन्योरिंग सबसे अधिक जो नाइट्रोजन होती है वो सनई में पाई जाती है, लेकिन ढैंचा की सबसे अधिक खेती की जाती है। ढैंचा के सभी प्रकार की मिट्टी जैसे ऊसर लवरी मिट्टी जहाँ जल निकास अच्छा ना हो या अधिक वर्षा में सफलतापूर्वक उगाया जाता है, या धान के लिए बहुत ही उपयुक्त खाद है। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इफेक्टिव फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप्स इन एसिडिक सॉइल। अम्लीय भूमि में फसलों के लिए सबसे प्रभावी फास्फोरस उर्वरक कौन सा है। तो रॉक फास्फेट का यूज कहाँ पे करते हैं, अम्लीय भूमि के लिए। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। और इसको कहते हैं, इसको एक फ्लोर फास्फेट के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम फास्फेट को, रॉक फास्फेट को। अगला क्वेश्चन है वाशिंगटन किसकी वैरायटी है। वाशिंगटन वैरायटी पूछा है किसकी है, तो वाशिंगटन किसकी वैरायटी है। एक क्वेश्चन था इनकम्प्लीट दिया है, हनी ड्यू है, सेकंड ऑप्शन सिंगापुर और सेलोन। एक क्वेश्चन था सही नहीं दिया है, हालांकि वाशिंगटन में वैरायटी होती पपाया की भी है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ रिकमेंडेड वैरायटी ऑफ लोकार्ट फॉर उत्तर प्रदेश। लोकार्ट की वैरायटी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी उपयुक्त मानी जाती है, तो कौन सी है वो, टनाका। टनाका के अभी हमने आपको बताया था, यह वैरायटी मतलब जो मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 अंडर टीवी मतलब ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम हु इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू मेक रेगुलर कॉन्टैक्ट विथ फार्मर्स। प्रशिक्षक एवं भ्रमण प्रथा में किसानों के निरंतर संपर्क बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो कौन उत्तरदायी होता है, किसान सहायक, यानी किसान सहायक जो सेवक होता है वही इसके लिए उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। और यह किसानों को नई नई तकनीकी के बारे में बताता है, किसान सेवक जो होता है। Which weedicide is used to kill weed of broad leaves legume। तो ब्रॉड मतलब चौगी पत्तियों को नष्ट करने के लिए कौन सी खरपतवार का यूज करते हैं, तो उसका नाम है 2,4-D। अगला क्वेश्चन है टिक व्हिच डिजीज इज कॉमनली फाउंड इन ज्वार फील्ड। ज्वार में लगने वाली प्राचीनतम बीमारी को इंगित करता है, तो ज्वार में कौन सा बीमारी लगता है, ग्रेन स्मिथ डिजीज ऑफ
ज्वार, या इसमें डिजीज आप बाजरा, बाजरा में भी यही डिजीज लगती है। और ब्लास्ट डिजीज किस में लगती है? राइस में लगती है। विल्ट आपका, विल्ट डिजीज किस में लगती है? पिजन पी में। लीफ स्पॉट डिजीज भी राइस में लगती है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन वेजिटेबल रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर इज लोकेटेड। एशियन यानी कि एशियन साग भाजी अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ पर है? तो एशियन का कहाँ पे है? ताइवान में। एनोवा, अनोवा म्यूगी काटा यल इज द बॉटिकल नेम। तो एनोवा जो होता है म्यूगी काटा एल किसका वैज्ञानिक नाम है? तो किसका वैज्ञानिक नाम है? ये शामक सांप का है। शामक सांप एक मतलब धतूरा के जैसा एक फल होता है, तो इसको बोलते हैं। पूसा कोमल इज वैरायटी ऑफ। पूसा कोमल किसकी वैरायटी है? पूसा कोमल जो होता है लोबिया की वैरायटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है और यह हरियाणा में किया गया था इसका विकास। मतलब ये हरियाणा, यह पूसा कोमल जो लोबिया की किस्म है और यह हरियाणा में इसका खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इन अ बैलेंस्ड डाइट अमाउंट ऑफ वेजिटेबल फॉर एन एडल्ट 300 ग्राम द आइडियल रेट इन विच दे शुड बी यूज्ड। एक व्यक्ति को प्रतिदिन संतुलित आहार के लिए 300 ग्राम सब्जी का सेवन करना चाहिए। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जियों का अनुपात। तो इसमें जो सब्जियों का अनुपात होता है कितना होता है? 125 ग्राम हरी सब्जी हो और 75 ग्राम जो जग या कंद वाली हो और अन्य सब्जी 100 ग्राम होनी चाहिए। अगर 300 ग्राम एक किसी व्यक्ति को आवश्यकता है सब्जी के लिए तो इस हिसाब से डिवाइड करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? देख लीजिए 125, 75, 100। हाँ, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द टर्म पोमोलॉजी व हैज बीन डिवाइड फ्रॉम लैंग्वेज। मतलब पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है पूछा गया है। तो पोमोलॉजी ए लैटिन एंड ग्रीक भाषा दोनों का शब्द है, लेकिन जब इसमें बोथ ऑप्शन ना हो तो ग्रीक ऑप्शन सही होगा। क्योंकि देखो पोमम क्या है? ये लैटिन भाषा है और लोगस क्या है? ग्रीक है। तो पोमोलॉजी टोटल लैटिन ग्रीक दोनों का है, बट जब ऑप्शन में ना हो तो ग्रीक ही माना जाएगा सही। बनाना इज कॉमनली प्रोपेगेटेड। बनाना का किस विधि द्वारा उसका प्रोपेगेशन यानी कि प्रवर्धन किया जाता है? तो शकर्स के द्वारा करते हैं। और शकर्स का वेट कितना होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सिट्रस स्पीसीज रेसिस्टेंट टू कैंकर। कैंकर जो उसमें डिजीज होती है उसके प्रति कौन सी वैरायटी रेसिस्टेंट होती है? तो सिट्रस कैराना जो एक वैरायटी है वो कैंकर के प्रति रेसिस्टेंट होती है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल कास्ट बाय। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज होती है ब्रिंजल की, वो किसके द्वारा काज करती है? तो डिजीज काज करती है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। तो इसमें पहला ऑप्शन फंगस, बैक्टीरिया, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम एरिया अंडर काजू नट इज इन द स्टेट ऑफ। काजू का अधिकतम क्षेत्रफल किस प्रदेश में है? तो काजू का अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ पे? केरल में है काजू का। और केरल कर्नाटक में सबसे अधिक काजू की खेती की जाती है। वेस्ट बंगाल में क्या है? वेजिटेबल है सबसे अधिक। और आंध्र प्रदेश में टोबैको। क्वेश्चन नंबर 60, इंडियन हार्टिकल्चर इज बीइंग पब्लिश्ड बाई। तो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च न्यू दिल्ली, इसके द्वारा नहीं, इंडियन हार्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए सही। इसमें क्या दिया है? सी ऑप्शन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली। तो इसको आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा और बाकी वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं यानी कि 50%, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।